सर अब ये जिस तरह कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली जो बातें आपने कही हैं या आपने प्रिडिक्ट की थी सर, एग्जैक्टली वही बात है IMF कह रहा है सर। एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है, तनख्वाहदार तबके की और दूसरा तबका जो है उसकी तनख्वाह उसके टैक्स को बराबर करने की बात कर रहा है। सर ये सारी चीज़ें जो IMF आज डिमांड कर रहा है ये डूएबल हैं सर, हो सकती हैं और ये क्या करनी भी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो टैक्स का जोर कह ले या टैक्स लगाया जाता है वो उन तबकों पे लगाया जाता है जो कि जनरली मैन्युफैक्चरिंग है, और 3 या 4 तबके ऐसे हैं जो पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम से जनरली बाहर रहे हैं। और मैं और तमाम पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं वो बड़े अरसा दराज से ये कह रहे थे कि 3 तबके ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर इनकम और उनके ट्रेडर्स और पाकिस्तान के होलसेल रिटेल ट्रेडर, ये पाकिस्तान के लाखों और सैकड़ों बाजार जो भरे पड़े हैं, कारोबार हो रहा है, वो लोग, और ये करोड़ों अरबों रुपए की जो प्लॉटों की सेल परचेज हो रही है और ये कारोबार हो रहा है, ये 3 बड़े तबके पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते और ये पाकिस्तान में टैक्स होने चाहिए। अच्छा, ये तीनों तबकात पे टैक्स नहीं था और हमारी कोशिशें नाकाम रहीं, और ये इतने बड़े पावरफुल सेक्टर्स थे कि जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हुकूमतों को और मेरे जैसे इंसान को जिसको सपोर्ट आर्मी की भी थी और जिनको सपोर्ट पॉलिटिक्स भी थी, उनको भी इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया और हमें ये छोड़ के आना पड़ा। तो मगर वो अच्छे दिन थे, पाकिस्तान एक वायबल कंट्री था, पाकिस्तान के पास पैसे थे और पाकिस्तान चल रहा था। मगर अब जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और जो पाकिस्तान की IMF के साथ शराइत हैं, वो सिर्फ इस बुनियाद पे कामयाब हो सकती हैं जब पाकिस्तान अपना फिस्कल अकाउंट सही करे। अगर वो नहीं करेगा तो पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया जाएगा या पाकिस्तान दिवालिया है। तो अब पाकिस्तान के पास इन तबकात को टैक्स से बाहर रखने की चॉइस नहीं है। अच्छा, ये तो फैसला है जो टैक्स लगाने वाले करेंगे। अच्छा, अब ये जो तीनों तबकात हैं ये पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनका बहुत बड़ा माफिया है, इनका बहुत बड़ा प्रेशर है, इनका बहुत जोर है, और ये कोशिश करेंगे हर तरीके से, जायज़ और नाजायज़ तरीके से, कि इन पे टैक्स नहीं लगे और ये पाकिस्तान में इस सिस्टम से बाहर आ जाएं, और इसकी बुनियाद पर ये इतना आगे जा सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासी, समाजी और जोग्राफियाई हदों को भी ये पार कर जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी जंग आगे होने वाली है, और ये पाकिस्तान की वो जंग होगी बाशी। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ तो पाकिस्तान बाकी रह जाएगा, अगर पाकिस्तान इसमें नाकाम हुआ तो पाकिस्तान बहैसियत रियासत नाकाम हो जाएगा, और मुझे कहना नहीं चाहिए पाकिस्तान बहैसियत रियासत भी खत्म हो सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक बात है सर। आपको लगता है कि आप जब अपने दौर में आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे आपको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, अब तो आपने कहा कि कोई हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। क्या अब इन तमाम सेक्टर्स को हमारी गवर्नमेंट इन लाइन लाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं जी। एग्रीकल्चर का जहाँ तक सवाल है उसमें तो मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सेक्टर बहुत बड़ा है, चीजें बहुत वसी पैमाने पर हैं, चीजें बहुत फैली हुई हैं, वो उनको संभालना मुश्किल है। जहाँ तक रिटेल होलसेल ट्रेड का सवाल है, ये इनमें से इनको कोई लाना मुश्किल नहीं है। ये मतलब बहुत मतलब शो करते हैं कि बहुत मजबूत हैं, मगर वो इतने बड़े मजबूत नहीं हैं। उनका सिर्फ शटर पावर है, और शटर पावर में यही होगा कि वो हड़ताल कर देंगे, बाजार बंद कर देंगे, फॉर द टाइम भी गुड्स की शॉर्टेज कर देंगे। मगर अगर गवर्नमेंट सख्ती से काम करे तो उनको हैंडल कर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझा देता हूँ। जब मैं चेयरमैन FBR था, मैंने इनके ऊपर हाथ डाल दिया था और इन्होंने हड़ताल कर दी थी। जब हड़ताल हो गई तो फिर मुझे कहा गया कि आप पारा में ISI हेडक्वार्टर में चले जाएं और इनके साथ मुज़ाकरात करें। अच्छा। जब मैंने मुज़ाकरात की उनके, तो मेरे पीछे मेरे साथ जो हमारे इदारों के लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि फॉर द टाइम बीइंग आप इनसे कंप्रोमाइज़ करें, या अभी हड़ताल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा इन्हें टाइम दे दें और आगे चल सके। तो वो जो हमारे लोग बैठे हुए थे ISI में उस वक्त, जो लोग थे वो उस वक्त हड़ताल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान में जो आज इदारों में लोग बैठे हैं
अगर वो अपना रिजॉल्व दिखाएं और वो ये कहें कि नहीं भाई अब हमें सीधा होना है, बंदे के पुत्र बनना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके अंदर इतनी जरूरत है कि ये लॉन्ग टर्म में बदमाशी कर सकेंगे। कोशिश जरूर करेंगे मगर ये लॉन्ग टर्म में बदमाशी नहीं कर सकते। इसको देखें अली हैदर साहब, ये वही करना पड़ेगा। जब एक्सचेंज कंपनी वाले को किसी बड़े आदमी ने बुलाया तो उसने, एक्सचेंज कंपनी वाले ने, वो जो आदमी था, बड़ा आदमी था, उसने, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये कहा कि आई वांट टू सी डॉलर एट 250 रुपीज इन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, नाउ द मीटिंग इज फिनिश्ड, थैंक यू, लीव द रूम। और सारे बंदे के पुत्र बन गए। ठीक है, अब इसी टोन में बात करनी पड़ेगी इनके साथ भी। अगर आपने इस टोन में बात नहीं की तो ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे। तो ये इनको बंदे का पुत्र बनाया जा सकता है, ऐसी वो खास बात नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो शहबाज साहब, जिन्होंने बंदे का पुत्र बनाना था, आपकी बारी तो वो नहीं बना सके और नहीं बनाया उन्होंने। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपने कोशिश की थी, नहीं हो सका, अब बना लेंगे सर वो? नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए, उस वक्त उन्होंने खुद कहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बनाने वाले थे उन्होंने कहा मुझे कि इस वक्त हम पॉलिटिकल नहीं करना चाहते अपीवल। इमरान खान की गवर्नमेंट पॉलिटिकल अपीवल नहीं चाहती थी, ठीक है ना। अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और जो सामने वाले हैं वो अपना रिजॉल्व दिखा रहे हैं और चीजों में। उन्होंने अफगान ट्रांजिट ट्रेड में रिजॉल्व दिखाया है, उन्होंने एक्सचेंज कंपनी में रिजॉल्व दिखाया है और वो क्रेडिबल रिजॉल्व है। तो वो रिजॉल्व अगर दिखाना है, आपने कहा ना वो नहीं कर सके, मुझे समझ आ रहा है क्यों नहीं कर सके। मैं उसके साथ बैठा था, मुझे पता है कि हमारी पॉलिटिकल मजबूरियां थी, हमारे जो करने वाले थे उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां थी। वो पाकिस्तान में उस वक्त पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। फजलुर रहमान साहब धरने का ऐलान कर चुके थे, तो वो उस वक्त नहीं कर सके थे। अब तो कोई करना मुश्किल नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, और रिजॉल्व करें। ये इनको इंसान बनाना कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया।